भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हम सब जानते हैं कि रोज रक्त की जो है दिक्कत आती है। मेडिकल कॉलेज शिमला में भी, टांडा में भी और बहुत जगह आती है। आज मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक बहुत शॉर्टेज रहती है, लेकिन कभी भी इस शॉर्टेज क्यों है ये जानने की कोशिश कोई नहीं करते। हम भी आमतौर पर नहीं करते। हम भी रक्तदान शिविर लगाते हैं। 1 जनवरी को हमने शिविर लगाया, अभी 1 फरवरी को लगाया, और जैसे जैसे सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं हम कैंप भी आमतौर पर लगाते रहते हैं। और खुद हम तीनों लोग हमने ब्लड डोनेट कई बार किया है। मैंने 99 टाइम्स किया है, 99 बार। रोहित ने शायद 15 बार और 40 बार। हम लोग सीनियर ब्लड डोनर भी हैं, रक्तदाता भी हैं और समाज को जागरूक भी करते हैं। तब हम ये हैसियत रखते हैं कहने की कि सरकार या स्वास्थ्य विभाग कहां पर फेल हो चुका है और क्या कारण है कि पूरे प्रदेश में कागजों पर तो काम इनका बिल्कुल पूरा रहता है। 100% करेक्ट रिपोर्ट दिल्ली जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो 100% करेक्ट नहीं होती है। ये झूठे आंकड़े तैयार करके दिल्ली भेजते हैं, जो सरकार के लोग भेजते हैं, चाहे वो एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है। मेरा आज का फोकस इस पे है कि ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में क्यों है। इसके बैकग्राउंड है एक केस 1992 में, 1992 में, चाहे आप लोग इसको रिपोर्ट ना भी करें, इतनी बैकग्राउंड को मैंने डाल दिया, लेकिन आपकी समझ के लिए, क्योंकि आप लोग खबरें करते हैं। मैं भी आपके बीच से ही निकला हुआ एक जर्नलिस्ट हूं, फिर यूनिवर्सिटी चला गया और रिटायरमेंट के बाद अभी फिर समाज में काम करता हूं। तो ये खास करके जो हमारे बच्चे हैं, जो बिल्कुल यंग जनरेशन के हैं, अभी पास आउट होके आए हैं, उनकी समझ के लिए 1992 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कहा गया था कि पूरे देश भर में ब्लड को लेकर के, ब्लड बैंकिंग को लेकर के केओस है, अराजकता की स्थिति है और बहुत खराब हालत है। खून खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उससे जो संक्रमण है वो रक्त में आता है, चाहे वो एड्स और HIV है, चाहे यौन संचारित रोग हैं, और भी बहुत सी बीमारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 1996 को एक बहुत ही बेहतरीन लैंडमार्क जजमेंट दिया, और उसका जो जीस्ट है, लबोलुबाब, वो ये है, उसने कहा कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नाको, जो अभी तक ब्लड का सारा मैनेजमेंट देखती है, ब्लड बैंकिंग का, इसका रोल सीमित कर दिया जाए, सीमित कर दिया। और उसने कहा कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल दिल्ली में बने केंद्र स्तर पर, और राज्यों में, सभी राज्यों में, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी पार्टी था उसमें, उस केस में, यहां पर स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बने। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, काउंसिल बन गई, लेकिन वो कागजों पर चलती रही। हमारी जो स्वास्थ्य सचिव होते हैं, सेक्रेटरी हेल्थ टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, चाहे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी का काम देखता है, वो इसका चेयरपर्सन होता है। जैसे अभी चेयरपर्सन जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ एम सुधा देवी जी हैं। ऐसे शुरू से सेक्रेटरी रहा इसमें, और इसमें कोई मेंबर सेक्रेटरी होता है, कोई HAS ऑफिसर अभी भी हैं, और दूसरे भी इसमें होते हैं। तो ये निष्क्रिय या ठप पड़ी संस्था है, जबकि ये नियामक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है, और ब्लड बैंकिंग सिस्टम की रेगुलेटरी बॉडी है। जान करके आपको हैरानी होगी कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट ही पिछले 1 दशक से नहीं किया गया, इसका पुनर्गठन नहीं किया गया। जो संस्था बनी थी, जिसमें मेंबर 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, सरकारी मेंबर तो नॉमिनेटेड रहते हैं, जैसे सेक्रेटरी हेल्थ चेयरपर्सन हो गया, सेक्रेटरी फाइनेंस हो गया, दूसरे हो गए, लेकिन जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, रेड क्रॉस का होता है, HPVHA का होता है, कोई नहीं। 2 साल का टर्म खत्म हो गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 8.5 साल, इसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। जिस काउंसिल का, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का काम ब्लड बैंकिंग सिस्टम को हेल्दी रखना,
उस ब्लड बैंकों की पूरी व्यवस्था को देखना, उनकी जरूरतों का आकलन करना, उनके लिए स्टाफ जुटाना, उनके स्टाफ की रिक्वायरमेंट लेना, और इस सब के बाद समाज में रक्तदान को लेकर के जागरूकता फैलाना। आप लोग इतने सालों से ब्लड डोनेशन कैंप कवर कर रहे होंगे, गारंटी लेता हूं मैं हमारे मीडिया के साथ ही, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है ना चलो, पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि कुछ इन्होंने किया ही नहीं है कभी, तो इनका नाम कौन जानेगा। मेरी गवर्नमेंट में भी सीनियर लेवल पर बात हुई, क्योंकि जब मैं इस रिसर्च में लगा था तो मेरी बात हुई, सबसे ज्यादातर को पता ही नहीं है, आईएएस ऑफिसर्स को नहीं पता है, मेडिकल कॉलेज के सीनियर अथॉरिटीज को नहीं पता है कि स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन नाम की कोई काउंसिल भी राज्य में है। इनका काम है मीडिया के माध्यम से समाज में ब्लड के लिए जागरूकता के लिए काम करना, वर्कशॉप लगाना, मीडिया की ट्रेनिंग करना। जो आज मैं काम कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, ये सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग भी है कि आपको पता चले कि ब्लड बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है। मैं भी आपकी तरह जर्नलिस्ट था, जब मैं जनसत्ता में चंडीगढ़ में था रिपोर्टर 30 साल पहले, तो वहां पीजीआई ने हमारे लिए एक छोटा सा 7 दिन का कोर्स बनाया था, मॉड्यूल बनाया था, और मैं उस ट्रेनिंग से निकला हूं, इसलिए मुझे ब्लड बैंकिंग के बारे में सारा पता रहता है। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम कैंप लगाते हैं, दूसरे एनजीओ आगे आते हैं जब शॉर्टेज होती है, ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की तरफ से कोई अपील नहीं आती है, एक बैनर अपना नहीं लगाते हैं, एक सर्टिफिकेट ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की तरफ से या कोई पेन डोनर्स को देने के लिए, कोई कैप, कोई टी शर्ट, जो नेशनल गाइडलाइंस हैं कि आप डोनर्स को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या करेंगे। छोटी सी कोट के लिए पिन दे दें, एक पेन दे दें, पेन जिससे कि लोग लिखेंगे भी, और उसके ऊपर लिखा होगा स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल डोनेट ब्लड सेव लाइफ, उससे मोटिवेशन होता है। आज तक इस काउंसिल ने कोई काम नहीं किया। ये फंड्स इनके पास आते हैं, वो कहां जाते हैं? मैं मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, उसमें जांच की मांग की है। तो ये स्थिति है पूरे प्रदेश में। अब इसका खतरा क्या है? मेन बात यह है कि काउंसिल अगर नहीं काम कर रही तो खतरा क्या है? खतरा सबसे बड़ा ये है कि जब ब्लड बैंकिंग व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो जो 96 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ब्लड बैंकिंग व्यवस्था ठीक नहीं है तो खून लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और इससे रक्त संचारित रोग बढ़ जाएंगे। किसी को एचआईवी हो जाएगा, किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगी, किसी को जॉन्डिस हो जाएगा, किसी को दूसरी बीमारियां हो जाएंगी। ये सारी भी, किसी को रेबीज भी हो सकता है। ये सारी बीमारियां खून के जरिए फैल सकती हैं। तो इसलिए ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को सारी जिम्मेवारी दी गई थी। आज हिमाचल में यही बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है 1996 वाली, कि हमारे यहाँ ब्लड की, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और जितने बड़े ब्लड बैंक हैं, ब्लड की बहुत शॉर्टेज होती है आमतौर पर, गर्मियों का थोड़ा सा सीजन छोड़ करके। उस हालत में अगर हम देखें तो ब्लड की जब शॉर्टेज होती है, तो अगर ब्लड बैंकिंग की रेगुलेटरी बॉडी अगर होगी, नियामक संस्था होगी, तो वो देखेगी इसके नहीं होने से क्या नुकसान है। जहां स्टाफ कम है, कोई उसकी नीड असेसमेंट नहीं है कि ब्लड बैंक में स्टाफ कितना है, कौन से इक्विपमेंट और मशीन लगी है, उसकी कोई असेसमेंट नहीं है कि कितनी उसकी और जरूरत है। मैं आपको बताता हूं कि हम हमेशा अपने लेवल पर पर्चे छपवाते हैं। अभी हमारा परसों कैंप था, उसमें भी हम पर्चे बांट रहे थे, थैलेसीमिया को लेकर के, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को लेकर के। उसमें हम जो है प्रचार प्रसार का काम करते हैं, जो सरकार से 1 पैसे की मदद नहीं लेते हैं। हम दोस्त लोग मिलकर के ये सारा काम संचालित करते हैं। दिक्कत क्या है कि 1 यूनिट ब्लड 3 मरीजों को आसानी से चढ़ाया जा सकता है, जिसे हम कंपोनेंट थेरेपी कहते हैं। कंपोनेंट थेरेपी से ब्लड बैंक पर और समाज के डोनर्स पर प्रेशर 1/3 रह जाता है। अगर 100 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ तो 300 लोगों को, 300 नहीं 280 लोगों को, अगर नहीं हुआ तो 250 लोगों को चढ़ जाएगा, वरना 100 यूनिट ब्लड सिर्फ 100 लोगों तक जाएगा और शॉर्टेज बनी रहेगी। हमारा कहना है, जो भारत सरकार की और विश्व स्वास्थ्य संगठन की, WHO की गाइडलाइंस हैं कि 100% कंपोनेंट आप बनाएं। अगर 100 यूनिट ब्लड आपके पास आया है, 100 यूनिट ब्लड का आप कंपोनेंट बनाएं, ताकि 300 लोगों को वो ब्लड दिया जा सके। क्यों नहीं कंपोनेंट बन पाते हैं?
आपकी जानकारी के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कंपोनेंट मेकिंग लेस देन 25% है। अगर 100 यूनिट ब्लड आया तो 80 यूनिट ब्लड 240 लोगों को दिया जा सकता है, जिसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और आरबीसी मुख्य तौर पर उसके कंपोनेंट होते हैं। क्यों नहीं बनाया जा पाता है? ब्लड बैंक के ऊपर सारे दोष देते हैं, मैं भी दोष देता हूं कई बार ब्लड बैंक को कि क्या सिस्टम है। बहुत से उनके यहाँ फ्लॉज हैं, खामियां हैं, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ऐसे मामले में ब्लड बैंक विक्टिम है, उसको हम कल्प्रिट मान लेते हैं, लेकिन ब्लड बैंक खुद एक विक्टिम है। किसका विक्टिम है? स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट का, जो उसकी बात सुनता नहीं है। अगर इनके पास प्रॉपर स्टाफ हो तो ये कंपोनेंट बना सकते हैं, ब्लड बैग्स प्रॉपर हो तो ये उसके लिए ब्लड बैग जो है दूसरे आते हैं, तो ये लोग उसकी कंपोनेंट्स बनाने का काम आसान हो सकता है। इनके पास वैन हो, वैन, एक बार आप लोगों को कुछ सीनियर हैं, कल्याण जी जैसे, इनको याद होगा, बहुत बड़ी बड़ी बसें आई थी, वॉल्वो से भी 1.5 मीटर बड़ी, कि इसमें ब्लड डोनेट किया जाएगा, जब जीएस वाली जी होते थे। फ्री में आ गई थी नैको से, वो पता नहीं कहां गई उसका पता नहीं है, लेकिन वो हिमाचल के लिए फिजिबल थी ही नहीं, क्योंकि वो मुड़ती ही नहीं थी। छोटी वैन हो, एचपीयू भेज दे, सेक्रेटेरिएट भेज दे, एजी ऑफिस भेज दे, वहां पे जाकर के ब्लड चाहे 10 यूनिट भी आए, वहां से ब्लड आ सकता है। कौन करेगा? उसके लिए ब्लड बैंक तो नहीं अरेंज कर सकता है, क्योंकि उसके लिए स्टाफ भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, टेक्नीशियन भी चाहिए, मेडिकल ऑफिसर भी चाहिए, ये चीजें। तो ये ब्लड बैंक को, सारे ब्लड बैंकों की बात में कर रहा हूं, विक्टिम बना करके हेल्थ डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है। ना हेल्थ मिनिस्टर के पास टाइम है इसके लिए, और ना हेल्थ सेक्रेटरी के पास टाइम है। वो जिन कामों में टाइम लगाते हैं उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सब दुनिया जानती है कि ये लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग किस तरीके से काम करते हैं। हमने इसमें जो बात और उठाई है कि पिछले 8 साल से ज्यादा हो गए ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई। ये बीजेपी के टाइम से मीटिंग नहीं हुई है। हमने मैं आपको बताता हूं कि ये नहीं कि हम ये मामला पहली बार उठा रहे हैं। ये 29 जनवरी 2021 को सेवा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल को हमने एक पत्र खुद जाके दिया था। मैं गया था, विनोद योगाचार्य जी गए थे और दूसरे साथी गए थे, और इस लेटर में वही सारी बातें जो आज मैं कह रहा हूं। तब मैंने लिखा था कि इसकी मीटिंग 5 साल से नहीं हुई है, अब 8 साल हो गए, 3-4 साल हो चुके हैं। इस लेटर का कोई संज्ञान स्वास्थ्य विभाग ने, उस समय के स्वास्थ्य सचिव ने, मिस्टर अमिताभ अवस्थी भी वही थे उस मीटिंग में हमारे साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ, उस समय सेक्रेटरी हेल्थ थे, कुछ भी इसका नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इन लोगों के पास और बहुत से ऐसे काम हैं गैर जरूरी। मरीज को मरते हुए देख करके इनको दुख नहीं होता है। कोई भी काम ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल नहीं करती है, यहां तक कि एक बैनर भी नहीं लगाती है। एक और आपको चाहिए, ये क्या कहते हैं, लाल रक्त कण। आपको पूरा ब्लड देने की जरूरत नहीं है। आप जाएं, आपसे वो निडिल लगाएगा, आपके बॉडी से, ये मैंने खुद देखा है, खुद पीजीआई में देखा है, आपकी बॉडी से पूरा ब्लड निकल करके जाएगा, और वो मशीन के अंदर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, जो तत्व निकालनी चाहते, जो आपको चाहिए, उस पर बटन दबाओ, वो तत्व मशीन में चला जाएगा, बाकी सारा रक्त आपकी बॉडी में वापस आ जाएगा। एक बार रक्तदान करने की बजाय अगर ये मशीन लग जाए तो जो मैं अभी बताता हूं कि कौन कितनी बार कर सकता है इसमें। एक हम कहते हैं कि लेडीज साल में 3 बार और जेंट्स 4 बार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम एफरेसिस का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हम साल में जो है 24 बार भी प्लेटलेट्स साल में 24 बार, एक ही व्यक्ति साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है। जबकि प्लेटलेट्स डोनेट करने हैं, जैसे डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाते हैं, कोविड हो गया, प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो गए, आपने होलसम पूरे ब्लड में से थोड़ा सा प्लेटलेट निकाल लिया, व्यक्ति जाकर के साल में 24 बार कर सकता है। कितना समाज के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये कल्प्रिट है हेल्थ डिपार्टमेंट, ये अभियुक्त है जिसने की जो मरीजों को और जो रक्तदाता संस्थाएं हैं उनको
और समाज को परेशान करके रखा हुआ है जहां तक रक्त का मामला है। तो इस तरीके की स्थिति में हमारे सामने और कोई चारा नहीं है कि हम इस सारे मामले को जो है जैसे ब्लड जो है समाज के सामने लाएं। अब मैं थोड़ा सा आंकड़े भी बता देता हूं कि लाल रक्त कण जो है और संपूर्ण रक्त 35 दिन तक हमारे ब्लड बैंक्स में हिमाचल में खराब नहीं होता है। प्लेटलेट्स का जीवन जो साल में 24 बार दे सकते हैं 5 दिन का होता है, 5 दिन में खराब हो जाता है। और एक प्लाज्मा होता है, उसको फ्रोजन सिचुएशन में ला करके 1 साल तक भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य में टोटल 24 ब्लड बैंक हैं, जिसमें से 20 सरकारी क्षेत्र में है और 4 गैर सरकारी क्षेत्र में है। लेकिन इन सब में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित जो वैधानिक व्यवस्था है स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की, वो राम भरोसे है।